सर शाम में बात हो गई थी, मैं उससे मंजीत ने फिर डायरेक्ट कर दिया कि उधर से मत आना सर, झांसी से इधर से आना। ये बिल्कुल रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ इकलौता DCG था जहाँ पे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, अब नरवाना में आ गई है। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट की तरफ से आपकी 6 महीने में कम से कम एक बार आइडेंटिफिकेशन ऑफ then I am principal psychology के member हूँ, district level में मैं भी member secretary और हमारी पहला कदम बेस ये भी member हूँ। मुख्य अतिथि महोदया CMO डिस्ट्रिक्ट जी मैडम सुमन कोले हमारे बीच में है। आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय कुमार DHU प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज जी श्री सत्यवान मलिक जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जी श्री जयनारायण गहलोत जी, डॉक्टर शमशेर जी, प्रिंसिपल HMSL गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना श्री उमेश कुमार जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आलेवा हमारे बीच में पहुंचे। मेहमान अंदर आए, अब अपने स्थान से खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। तालियां बजाकर, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे सभी मेहमानों का, क्योंकि आज बड़ी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैडम सुमन कोहली जी CMO डिस्ट्रिक्ट जी, श्री सत्यवान मलिक जी DHU प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज जी, श्री जयनारायण गहलोत जी प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन, डॉक्टर रमेश पांचाल जी जो कि हमारे बीच में पहुंचे हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य, स्पेशल टास्क फोर्स के दोनों महाविद्यालयों के कोऑर्डिनेटर्स, नोडल ऑफिसर्स, सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी महाविद्यालयों की तरफ से साधना से हम शुरू करते हैं। तो मैं सभी हमारे आए हुए मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि लैंप लाइटिंग के लिए कृपया आप सभी प्रार्थना उनकी आराधना से हम शुरू कर सकें। हमारे मेहमान हमारे बीच में हैं सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स डॉक्टर शमशेर, उमेश कुमार जी। सरस्वती की आराधना से किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
आराधना से आज का हमारा श्री सत्यवान मलिक जी, आज की हमारी मुख्य अतिथि मैडम सुमन कौर शमशेर जी, आज के हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर संजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे ऑफिसर, नेशनल टास्क फोर्स जीसीजी, आप सभी का इस वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड फॉर मेंटल वेलबींग एंड सुसाइड प्रिवेंशन में विद्यार्थियों पर शैक्षणिक, डिजिटल प्रभाव तथा भावनात्मक स्तर पर अकेलापन जैसी अनेक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक व गैर शिक्षण कर्मचारी ही वे प्रथम व्यक्ति हैं जिनसे छात्र अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की यह ट्रेनिंग अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ काउंसलिंग देना नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता के साथ सुनना, भावनात्मक सहयोग प्रदान करना और जरूरत पड़ने पर उचित विशेषज्ञ की सहायता से विद्यार्थियों को जोड़ना है। नेशनल टास्क फोर्स के अंतर्गत हमारा उद्देश्य है कि हम अपने महाविद्यालय परिसर को सुरक्षित, सहयोगी एवं मानसिक राजकीय महाविद्यालय जींद व राजकीय महिला महाविद्यालय जींद के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। यह संयुक्त आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं तो हम विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। अब मैं आप सबका परिचय हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर संजय कुमार से करवाना चाहूंगी। डॉक्टर संजय कुमार वर्तमान में हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के विभाग के अध्यक्ष हैं। मैडम प्रेम पूनम, धन्यवाद सर। डॉक्टर रमेश पांचाल जी से आग्रह है। थैंक यू सर। चैलेंज था कि हम सारी एजेंसी फेल थे उस कहानी में। मैं बात कर रहा हूँ रियान स्कूल के इंसिडेंट की। एक 11वीं क्लास का बच्चा अपने जूनियर बच्चे को इसीलिए उसका मर्डर कर देता है कि वो उसकी पीटीएम है वो जस्ट पोस्टपोन हो जाए। सो आई विल स्टार्ट माय डेलिब्रेशन विद ए क्वेश्चन टू यू ऑल। कहाँ पे कमी थी या किसको इसके लिए जिम्मेदार कहें? तो मैं आपसे थोड़ा सा इनपुट चाहूंगा, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है पूनम मैम, मुझे हैंड फ्री माइक दे दीजिए अगर पॉसिबल। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, क्योंकि हम इस थीम पे अगर कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, इस थीम पे बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो क्या कहानी इस केस के बारे में, हम कौन जिम्मेदार ठहराएं, किसको जिम्मेदार ठहराएं? इस बच्चे को जिम्मेदार ठहराएं, पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराएं, कॉलेज स्कूल को जिम्मेदार ठहराएं, पॉलिसीज मेकर को जिम्मेदार ठहराएं? एक बार जस्ट ओपनिंग रिमार्क्स फ्रॉम द आप ऑडियंस की तरफ से चाहूँगा। हाँ, वातावरण मिलके सारा, बच्चे को तो नहीं ठहरा सकते ना, क्योंकि बच्चा तो बाय प्रोडक्ट नहीं सोसाइटी का। कॉलेज से आप लोग आए हैं, उन सभी का धन्यवाद इस मंच पे लाने के लिए। हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। वो मैंने जब ऐसे बच्चे अगर सोसाइटी में हैं या ऐसे सारे फेल हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता कि अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात है कि कौन जिम्मेदार है इसका। तो हम एज ए पेरेंट भी फेल हैं,
एज फैमिली मेंबर रिलेटिव्स भी फेल हैं, पॉलिसी मेकिंग तो है ही नहीं कुछ, उसके अलावा एजुकेशनिस्ट है, टीचरों ने भी पढ़ाया हुआ उसको, जहाँ पे रहा जिस माहौल में रहा उन्होंने सबने शेप दी उसको, तो क्या हमने ऐसी शेप दी कि वो बच्चा ऐसा हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले बात आती है कि ऐसी कौन सी वो फैक्टर है, हम फिजिकली हम बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। नहीं आपने देखा है मेडिकल फील्ड का सारा इतना बड़ा प्रमोशन होता है, साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए, 1 साल में नहीं तो 2 साल 3 साल में जरूर कराना चाहिए, ऐसी बातें होती हैं सोसाइटी में। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हम लोग कि मेंटल हेल्थ का भी चेकअप होना चाहिए कभी। मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फिजिकली द पर्सन इज वेल, मतलब शारीरिक रूप से कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड दैट पर्सन इज टेकिंग अवे हिज लाइफ और हर लाइफ, वो इंसान अपनी जीवन को लेके वापिस मींस विड्रॉ करता है या वो अपनी लाइफ को खत्म करता है। तो इसके लिए तो हमें उस स्वास्थ्य की ज्यादा आवश्यकता है और उस स्वास्थ्य के बारे में सोचना भी ज्यादा पड़ेगा, है ना। आप हाँ भरते जाइए सो दैट आई कंफर्म की कुछ मैंने एग्जांपल भी आपसे वो किए हैं। हाँ, ये वाला बैकग्राउंड में से शुरू करते हैं। रिसेंट सुसाइडल केसेस, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, सारे सुसाइड कर रहे हैं। कोई तो प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें दे फील कि दे आर मेंटली हेल्दी, इसके लिए देर बहुत से फैक्टर्स हैं, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। पहले तो वी चेंज आवर ड्रीम, जब वो ड्रीम चेंज जब कर लिया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि दूसरे वाला ड्रीम नहीं पूरा हुआ। ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए आर रहमान का नाम सुना आप लोगों ने, है ना। ए आर रहमान मींस वी कैन नॉट इमेजिन कि जिस फर्स्ट मूवी में उसने म्यूजिक प्ले किया, म्यूजिक कंपोज किया, उसी मूवी के लिए उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, द बेस्ट अवार्ड इन द कंट्री, एक देश का सबसे बड़ा अवार्ड। एंड कुछ समय के बाद दैट दिस जेंटलमैन वाज नॉट हैप्पी विद दिस अचीवमेंट। क्यों खुश नहीं था वो, क्या रीजन होगा? इसलिए डिसअपॉइंटमेंट था कि ऑस्कर नहीं मिला। समझने की बात है, इंसान देखिए कितना ज्यादा ग्रीडी है, कितना ज्यादा चीजें बदलती रहती हैं उसको यही नहीं पता होता कि जीवन मेरे ख्याल से कोई अवार्ड की आवश्यकता थोड़ी होती है जीने के लिए। हेल्दी लाइफ जीने के लिए किसी अवार्ड की आवश्यकता नहीं होती। हमें हम व्हाट वी आर इसको जानने की जरूरत होती है, और नेम फेम पैसा ज्यादा जरूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। तो कैसे काम करें, कैसे वो चीजें इनकलकेट करें अपनी पर्सनैलिटी में, सो दैट वी विल बी हैप्पी इन लाइफ। सुबह बैठे प्रिंसिपल ऑफिस में हम बात कर रहे थे कि है ना, सारे ही हर चीज को लेके इतना ज्यादा वो है, इतना ज्यादा माहौल टेंस बना दिया है, इतनी ज्यादा मींस असाइनमेंट्स हो गई हैं। सो कहीं ना कहीं तो हमें उन चीजों को रोकना पड़ेगा, उन चीजों को मींस उन एस्पिरेशंस को कहना पड़ेगा कि अब इतना ही ठीक है, अभी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें उन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके अलावा द स्टेट ऑफ टर्माइल, जब से ही इंटरनेट और मोबाइल यूसेज बढ़ा है सोसाइटी में, एक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी ने एकदम से ही सारे माहौल को चेंज कर दिया। कोरोना के बाद इस टर्माइल में ज्यादा स्पीड आई है, जो भी एकदम से सारा ट्रांसफॉर्म हो गया सी। इसीलिए आपने पहले देखा होगा कि हम है ना केवल डे टाइम में एंगेज ज्यादा थे, लेकिन शाम के टाइम में वी वर एट होम। हम हमारे किसी की काम को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है, को वर्कर्स को लेके, सबऑर्डिनेशन को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा सीन आ गया कि बॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती आजकल। आई एम चेयरिंग द डिपार्टमेंट, मुझे पता है, एवरीबडी नोज व्हाट इज माय राइट्स, नोबडी नोज व्हाट आर माय ड्यूटीज। इस कहानी में सबसे ज्यादा ट्विस्ट यहाँ पे है। हमें एज ए कलीग, एज ए सबऑर्डिनेट, हमें एक दूसरे की, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम आपका दिन आएगा, when you will be the boss, when you will be on the chair, who will respect you?
इसीलिए एज ए फैमिली में, सारे फैमिली में जाइए आप, पत्नी पति को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बच्चे पिता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यू सी, मैं आपको एलियन बात नहीं बता रहा हूँ, ये सोसाइटी में घट रहा है। पहले हमारे पेरेंट्स कैसे थे, हम एक्सेप्ट करते थे, हम कैसे थे, हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट करते थे, हम कैसे ही पड़ोसी हैं, सारे लोग एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आजकल एक्सेप्टेंस नहीं है, बिल्कुल है ना, वो अर्बनाइजेशन वाला सीन क्रिएट हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे तत्व हैं जिनकी वजह से ये सारी कहानी में चेंज आया। नेक्स्ट प्लीज। कितने लोग मानते हैं कि हम मोबाइल का प्रोडक्टिव यूज कितने % करते हैं? कोई आंसर ऑडियंस से प्लीज। कितने % मोबाइल का यूसेज है वो प्रोडक्टिव करते हैं हम? यस, कोई भी नंबर है ना? और कोई बताए? मुझे तो शायद इससे भी 90% टाइम ये होता है कि आप किसी काम के लिए फोन उठाते हो और उसके बाद आप उस काम को नहीं करते जिसके लिए फोन उठाया गया है। मानते हो ना? बिहेवियर साइंटिस्ट को थोड़ा सा उन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा, आप मेरी कोशिश रहेगी कि आप उन चीजों के बारे में जाने जिनको टाइम वेस्टर कहते हैं। जिस पर्पस के लिए आपने फोन उठाया था ना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम उस काम को नहीं करते हैं, जब जिसके लिए क्या पता भूल ही जाएंगे। जो भी आपने इमीडिएट जो भी एडवांसमेंट आपके सेल फोन में देखी है, उस एडवांसमेंट को अटेंड करने लगते हैं और अपने काम को अटेंड नहीं करते, जिसकी वजह से वी आर डिरेल फ्रॉम आवर, जो भी प्रोडक्टिव यूज उसका होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट, 4-5 लोग प्रोफेसर्स टीचर्स बैठे और सारे फोन में लगे हुए हैं। कोई ऐसे ही बैठना था तो फिर अपने अपने ऑफिस में बैठे थे हम, लिटरली। और कुछ आप देखेंगे, इवन कई बार तो मैं क्रिटिकल कमेंट भी कर देता हूँ। मैंने कहा जितने फोन यूज कर रहे हैं, 5-6 लोगों में से जो भी फोन यूज करता, मैंने कहा दे आर विक्टिम्स ऑफ, दे आर स्लेव्स ऑफ सेल फोन। ये सेल फोन के गुलाम है जो सारा दिन इसी में लगे रहते हैं। दैट्स व्हाई द सोशल रिलेशनशिप में इतना ज्यादा डेफिशिएंसी और इतना ज्यादा स्ट्रीम रिलेशनशिप्स हो गए हैं कि इशू ही इसी बात से क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा यूज हो रहा है। फिर सोने को नहीं मिलता, काम करने को नहीं मिलता, काम नहीं होता तो फिर अदर चीजें आती हैं। तो इसीलिए एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए सन, एज ए स्टूडेंट, हमें इन चीजों को कर्टेल करने की आवश्यकता है टू ए वेरी सिग्निफिकेंट लेवल है। आप इसके वर्क प्लेस को मान के चलिए, स्कूल की जगह पे, तो कितने लोग मानते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पे खुश रहते हैं? वैसे हमने वर्क प्लेस को इसीलिए चुना था कि हम खुश रहेंगे, हमें खुशी मिलेगी, जो हमारा सपना था। खुश रहते हैं सारे। चलो, आई कॉन्ग्रेचुलेट जीत शहर को बधाई देता हूं कि इतने लोग खुश हैं। और मैं भी आपका पड़ोसी हूं तो मुझे भी थोड़ी वो खुशी, हैप्पीनेस मेरे साथ, मेरे भी बातें आएगी। दूसरा वाले में दम है, इसमें मेरे ख्याल से इतने हाथ नहीं उठने चाहिए। डू अदर्स फील हैप्पी इन योर प्रेजेंस? जब आप अपने वर्क प्लेस में होते हैं, ईमानदारी से, हर जगह झूठ नहीं बोलते हैं, पहले झूठ बोल चुके हो। आपके आने से, जैसे सर ने कहा था ना, मैंने कहा सर ने बिल्कुल सेट कर दिया टोन। आपके आने से आपके ऑफिस में, आपके कॉलेज में कितने लोग खुश होते हैं? बड़ा सोचने का विषय है। हैप्पीनेस का आपकी मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर होता है कि जब आप कभी भी किसी प्रेमिसेस में रहते हैं तो आपकी वजह से कितने लोग खुश होते हैं। आपको लोग है ना, जब भी कभी कुछ क्राइसिस आता है तो दे लुक टू यू, लुक एट यू कि ये आदमी हेल्प करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ योर पॉजिटिवनेस एंड योर हैप्पीनेस। तो इसीलिए हमें इस चीज पे काम करने की आवश्यकता है कि we become the medium, we become the instrument to help others। और जितने दूसरों के क्राइसिस को हम जितना ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, पीपल विल हमें एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब देखना, उन लोगों के साथ यही होता है, दे विल नॉट एंगेज इन एनी सॉर्ट ऑफ अफेयर्स।
बाहर की चीजें जो काम होता है उसी पे फोकस करते हैं। एंड वेन एवर यू आर इन क्राइसिस, जब उनका सबॉर्डिनेट या कलीग को दिक्कत होती है, दे ऑलवेज स्टैंड विद देम एंड दे एक्सटेंड देयर हेल्प। एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हमें उन बातों को जानना चाहिए। पहले वाली जो टर्म है स्ट्रेस, इसके बारे में क्या आइडिया है हम लोगों का? कई बार ओवरलैपिंग बातें होती हैं। स्ट्रेस क्या है? कोई भी वन लाइन दे सकता है। यस सर। कोई भी काम सर हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे बुलाया जाता है। हाँ। ये भी स्ट्रेस देता है सर, बिल्कुल बिल्कुल है सर। वर्क प्लेस में ऐसा ज्यादा हो रहा है। वी आर स्ट्रगलिंग कि हमें रखा तो पढ़ाने के लिए था और हम कर रहे हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। लेडी फॉर इनिशिएटिंग कि उन्होंने कहा है कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लेके आई है वो। सी प्रपोज्ड इन आवर पार्लियामेंट कि हमारे पास ऑफिस आवर्स के बाद हमें मना करने का राइट होना चाहिए। डिस्कनेक्ट का मतलब आप वर्क प्लेस से डिस्कनेक्ट हो सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, कई बार तो ऐसा लगता है कि ऑफिस आवर्स में कम काम करते हैं, घर पे ज्यादा काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं, ये इट इज इम्पोजिंग स्ट्रेस ऑन द लाइफ्स। और अगर स्ट्रेस है तो आप वैसे फंक्शन नहीं कर पाएंगे जब जो आप करते हैं। हर आदमी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइटी, मोरल एंजाइटी, रियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी। मोरल और रियल होने तक तो ठीक रहता है, किसी चीज को लेके हमें चिंता होती है, ये करना है, और बिना चिंता के नहीं होती चीजें। तो चिंता बुरी नहीं होती है, चिंता का लेवल मैटर करता है। तो हर किसी काम को करने से पहले उस काम को करने के लिए मॉडरेट एंजाइटी लेवल जरूर होना चाहिए। दैट इज ए मोटिवेशनल फैक्टर जिस वजह से हम वो काम कर पाते हैं। तो ये दोनों फैक्टर है ना, कॉमन है। स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस इज वेरी कॉमन। नहीं होने के बाद वाली नहीं पूछ रहा सर, पहले वाला पूछ रहा। होने से पहले हमें पता होता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर गोइंग टू। सर आई एम अनमैरिड। पहली शादी होती है तो देयर आर मेनी चैलेंजेस विल कम। द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बिकम द नेबर फॉर योर फैमिली। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपके फैमिली का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, ऑल द डिसीजन आर बीइंग टेकन बाय योर स्पाउस। जिस दिन से शादी होती है उस दिन के बाद तो ये कुछ डायनेमिक्स आते हैं आपकी लाइफ में जो सारी चीजों को बदल देते हैं। एक बार जैसे प्रमोशन होता है, प्रमोशन ऑल्सो ब्रिंग्स यू स्ट्रेस। यू आर गेटिंग हायर सैलरीज बढ़ेंगी, आपकी पावर बढ़ेगी। तो आपको पता है कि टाइम ज्यादा लगेगा आपको, अब उतना टाइम मैं नहीं स्पेयर कर पाऊंगा जितना पहले करता था, है ना। सो ये जो स्ट्रेस का एग्जांपल है जो हमें, इट इज ऑलवेज प्रोमिसिंग एंड प्रमोशनल होता है हमारे लिए। तीसरे वाला जो फैक्टर है, इन दोनों चीजों की वजह से, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तीसरा एक नया सिंड्रोमल प्रेजेंटेशन क्रिएट होता है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। एंड नो वन इज इम्यून टू डिप्रेशन। चाहे वो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 70 साल का इंसान है, चाहे वो यंग है, चाहे वो मिडिल एज्ड है, एवरीवन इज विक्टिम ऑफ, कैन बी द विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। क्लिनिकल सिंड्रोम है, मेंटल कंडीशन है। एक बात और बताना चाहूंगा आपसे, पिछले 10-12 सालों से किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन आएगी। अगर आप थोड़ा सा न्यूज वगैरह पढ़ते हैं या थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंक्लूड किया था, कंसिडरिंग द जैसे स्पीड बढ़ रही थी सुसाइडल केसेस की, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि बाय 2014 में WHO का थीम था डिप्रेशन ए क्राई फॉर हेल्प। जब उतना ज्यादा लोग नहीं सोच रहे थे मेंटल हेल्थ को लेकर, उन्होंने कहा कि डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल
सिस्टम को लेके, फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके कोई इशू नहीं है, पर पीपल आर टेकिंग देयर लाइव्स बिकॉज दे आर नॉट मेंटली फिट। सुसाइडल केसेस की बात कर रहा हूं। चौथे नंबर पे था 2014 में मोस्ट कैजुअलिटी किसी डिसऑर्डर ने क्रिएट की थी 2014 में, उसमें रेट था डिप्रेशन का 4 नंबर पे। और ये प्रोजेक्ट किया था WHO ने कि बाय 2020 डिप्रेशन की वजह से डेथ का टोल सबसे नंबर 1 हो जाएगा। वी वर सो अनफॉर्चुनेट, हम इतने अनफॉर्चुनेट थे कि ये जो टोल है ना, ये जो आंकड़ा है, ये 2019 में ही पार कर लिया। इट मीन वाई इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ? अगेन 2022 या 23 में WHO ने फिर कहा कि डिप्रेशन पे काम करना शुरू करो। कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें टाइटल में था कि नाउ वी नीड टू टेक द एक्शन, है ना, स्पीक अप अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में बात करो, जो डिप्रेसिव है उनको कहो वो बात करें। They will visit the clinics, they will visit the professionals, how we can control this। एक मेंटल हेल्थ इशू है और सोचिए आप कितना ज्यादा प्रॉब्लम में मींस मैनकाइंड के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, मैं आपको क्लिनिकल पिक्चर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, इसको बाद में करेंगे, पहले आगे चलिए सर। हाँ, ये मैं डिप्रेशन के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं, सो दैट जब भी कभी अभी हमारे किसी भी प्रेमिसेस में या कभी भी हमारे इक्विपमेंट्स में या कोई आसपास के एरिया में अगर कोई इंसान मिलता है तो हम एटलीस्ट उस आदमी को अर्ली साइंस के देख के हम ये गैस कर सकते हैं कि इस आदमी को मेंटल हेल्थ केयर की आवश्यकता है और उसको क्लिनिक पे प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। जैसे मैम ने बताया साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल है सिविल हॉस्पिटल्स में करते हैं। मेरी वाइफ कहती है कि वैसे तो तुम पूरा दिन थके रहते हो, शाम में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करते हो, तुम्हारे दोस्तों का फोन आता है ना तुरंत खेलने चले जाते हो। वो वाला हॉबी वाला फैक्टर, when you like to do that activity even though you are very much tired, है ना? Conveyed my message। ये तीनों फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये 3 फैक्टर एक साथ आते हैं तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। उसके बाद ये कुछ सब फीचर्स ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, एंड दे 99% दे come along with these 3 main symptoms: attention and concentration deficit। घर वाले कहते हैं पता नहीं सर, चाय बनाती है चाय निकल जाती है, कोई भी काम अटेंड करती है तो पूरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है। बच्चे के केस में भी ऐसा ही होता है। पहले माना गया था कि देयर इज नो चाइल्डहुड डिप्रेशन, बट आफ्टरवर्ड्स कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें क्लैरिटी आई कि चाइल्डहुड डिप्रेशन भी होता है और बच्चों ने सुसाइड भी की है। मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड इन चिल्ड्रन वो होती है इम्पल्सिव इन नेचर, इम्पल्स की वजह से होती है। बच्चे ने रिजल्ट देखा नीट का, नहीं आया, ही कमिटेड सुसाइड। लेकिन अब ये देखा गया कि अब डिप्रेशन भी नाउ द क्रिएटिंग, इसीलिए मैंने पहले कहा था 5 साल के 10 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन हो रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको देख सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट, लो सेल्फ एस्टीम, बच्चे को लगता ही नहीं कोई उसे पसंद करता है, उसे लगता है नो वन इज एप्रिशिएटिंग हिम, नो, मुझे कुछ हुआ तो कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, नथिंग विल हैपन पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव कुछ होगा ही नहीं। फ्यूचर के बारे में पेसिमिस्टिक आइडिया। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, ये बात बच्चा है ना डेथ वगैरह की बातें करने लगता है, ये डेथ विश की बात करेगा, मर जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए। अगर ऐसा कहीं होता है तो वी हैव टू टेक इट विद ए वेरी सीरियस नोट। उस बच्चे से बात करिए, या उसके कंटेंट में कभी ऐसा आता है, डेथ का कंटेंट भी आता है, तो इसमें मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। डिक्रीज स्लीप, सोना कम हो जाता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, वैसे तो वो क्या बोलते हैं ना, एटिपिकल सिम्टम कहते हैं, कभी कॉमनली नहीं देखा जाता। कुछ लोगों की नींद बढ़ जाती है, they are all the time they are sleeping but they are not getting energy, और अच्छा नहीं लगता उनको सोने के बाद। डिक्रीज एपेटाइट, कुछ लोग कहते हैं खाने का मन ही नहीं होता, इसकी वजह से वेट लॉस भी हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कभी किसी व्यक्ति में देखें।
मैन एज आई ऑलरेडी सेड कि ये इम्यून कोई नहीं है। 70 साल में बच्चे को क्यों डिप्रेशन, 70 साल के बुजुर्ग को क्यों डिप्रेशन होता है? उसने तो अपना जीवन जी लिया सारा, पर स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। क्या रीजन रहा, क्या मानते हैं आप लोग? हाँ, अकेलापन है। उस टाइम पे अकेलापन आ जाता है, जो भी है असाइनमेंट सारी कर ली है और भी, लेकिन ऐसा नहीं हर आदमी ऐसा सोचता है। तो लेकिन एक कॉमनैलिटी बताता हूँ आपको, 27% डिप्रेसिव सिम्टम है, 20% लोगों को डिप्रेसिव सिम्टम होते हैं। बस उसकी इंटेंसिटी वेरीज, इंटेंसिटी हो सकता है कम हो या ज्यादा हो। 27 का मतलब क्या हो गया? अराउंड हर चौथा आदमी को कोई ना कोई डिप्रेसिव लाइक सिम्टम फिनोमिनन जरूर एक्सपीरियंस करते हैं, और 27 बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसीलिए जब इतना ज्यादा किसी डिसऑर्डर का, डिजीज का कवरेज है, तो उस डिसऑर्डर के बारे में हमें बात करनी ही पड़ेगी। उस डिसऑर्डर के बारे में हमें उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को कहां से कैसे एक्सप्लोर करें, या उसके लिए टास्क फोर्स बनाएं, या उसके लिए पॉलिसी मेकिंग में हम कुछ चेंज करें, वो सारी चीजें करने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए मैंने कहा कोई इंसान एक दिन के लिए लो मूड फील कर सकता है, लेकिन अगर ये पैटर्न 14 डेज लगातार चलता है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी मेंटली सिक है, उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ टाइम, या देयर इज एंगेजमेंट विद द वर्क, या लाइफ कॉस्ट में इतना ज्यादा वी आर एंगेज, उसके लिए रोजी रोटी को मैनेज करने में ज्यादा समय लग रहा है। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन का लेवल था, वैसे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा जैसे स्टेट में पेरेंट्स से कम ही इंटरेक्शन रहता है ना? इवन मेल पेरेंट्स से तो बिल्कुल भी कम रहता था। आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो ऐसा होता था कि अगर फादर घर में आता है तो बेटा बाहर चला जाता है ना? लेकिन नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। आप थोड़े से जो मेल पेरेंट है, दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन जो बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिसेस है, उसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने लगे। इसी बट जो असली कम्युनिकेशन की बात है, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो प्रोक्टर साहब ने पकड़ लिया उसको। तो उस बच्चे से पूछा तो कहा कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। प्रोक्टर साहब ने मुझे फोन कर दिया कि सर ये आपका स्टूडेंट है। तो मैं वहां चला गया। सर बिलीव नहीं करेंगे, उस बच्चे ने ये कहा, सर हमें पुलिस में दे दो, मेरे घर वालों को मत बताओ। बच्चे ने ये कहा कि मेरे पापा को फोन मत करना सर, आप पुलिस चौकी में दे दो हमें। कैन यू इमेजिन? या तो कितना बड़ा आई वुड से कि जो एक फैमिली क्लाइमेट होना चाहिए। हम तो सबसे पहले ये कहते थे कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को बताओ। कोई शरारत करते हैं, मतलब इसके लिए मतलब ही इज कंफर्टेबल कि पुलिस से को मैनेज कर लेगा, लेकिन पेरेंट्स मैनेज नहीं होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मैं शुरुआत मैंने की थी, कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट हम फेल थे, और हमारी फेलियर ने ऐसे बच्चे शेप किए जो कि क्रिमिनल माइंडेड है। अगर मौका मिलेगा तो वो क्राइम भी करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ लेंगे, दे मे बी थ्रेट टू द सोसाइटी के लिए भी थ्रेट होते हैं। लगे तो टीचिंग कराने के लिए, लेकिन टीचर बनने के बाद हमें पता लगता है, या एडमिनिस्ट्रेशन से इतने ज्यादा अदर असाइनमेंट आते हैं कि हमें लगता है कि व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दैट। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा वहां किल होता है, एंड दीज आर द हाईली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ऐसा हमें लगता है। हम नहीं कहते, बच्चों से सुनते हैं। नहीं सर, बिल्कुल ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, बट द रोल असाइन टू अस एंड व्हाट वी आर परफॉर्मिंग एट द इंस्टीट्यूशन लेवल, वहां पे देयर इज ए ह्यूज डिसोनेंस। डिसोनेंस मींस जो भी हमें करना होता है वो नहीं कराया जाता। इसमें हमारी सेल्फ वर्थ को भी हर्ट होता है कि फॉर विच पर्पस आई मेंट फॉर, आई एम नॉट परफॉर्मिंग दैट वर्क। इसलिए देयर इज ए सम इशू विद द, या ये जो डिसोनेंस आएगा तो सर्टेनली आपको मेंटल हेल्थ इशू होंगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द योर प्रेजेंस इन द कॉलेज, या जिस चीज के लिए आप बने हैं वो नहीं कर पा रहे। तो आप इस वाले इसकी टेक्नोलॉजी की
इंटरनेट की, सेल फोन यूसेज की, क्या है ना, अर्ली मैच्योर हो रहे बच्चे। एवरी इंफॉर्मेशन जस्ट वन क्लिक अवे, एक चीज टाइप करनी है उनको सारी चीज पता लग जाएगी। पोर्नोग्राफी लिटरेचर, पोर्नोग्राफी जितने सबसे ज्यादा क्लिप्स हैं वो इंडियन उसमें हमारे देश द्वारा किए गए, क्योंकि एक क्लिक अवे है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। सो बेसिकली जो चीजें हमें मीन्स एडल्ट होने के बाद पता लगनी चाहिए या जब हम मैच्योर हो जाते तब लगनी चाहिए, वो बच्चों को सारी पता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैं आपसे अभी एक बात बताने जा रहा हूं। आप इमेजिन करिएगा अगर बच्चे को, जो हमारी एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल जो हमारा क्राइम ब्यूरो है, उन्होंने कहा है कि गेस करिए कि कब बच्चा किसी भी डिपेंडेंसी बिहेवियर में इंडल्ज होता है या किसी ड्रग बिहेवियर में इंडल्ज होता है, उसकी क्या एज होगी? कोई बताएगा? कोई एनी गेसेस? जो बच्चा ड्रग एक्सपोजर लेता है पहली बार, क्योंकि ये सारा सेकेंडरी डेटा से कंफर्म किया जाता है, तो किसी इसमें इंडल्ज होता होगा बच्चा, नहीं है, या वो स्कूल ऐसा नहीं है। 13.5 साल का बच्चा, अगर जब हम सेकेंडरी डेटा पे बात करें, उन्होंने डेटा शेयर किया कि जब बच्चों से पूछा गया कि आपको सबसे पहले कब पता लगा ड्रग के बारे में, हाउ डिड यू गेट द ड्रग्स इन योर स्कूल कैंपस? स्कूल में होते हैं बच्चे 8वीं 9वीं, तो कहते हैं सर वहां से मिला। और सारे बच्चे सेम रिपोर्ट है। कोई भी, जब सेकेंडरी डेटा मैंने इसलिए कहा कि जब वो एडिक्ट हो गए ना, तब उनसे पूछा गया तुम्हें अभी सबसे पहले कहाँ एक्सेस मिली आपको ड्रग्स की, तो उन्होंने कहा 13-14 साल में, जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में हूँ। कुछ केसेस में इट्स वेरी अर्ली, बहुत जल्दी है। तो वो चाहे ड्रग डिपेंडेंसी है, चाहे वो लिटरेचर का एक्सेस है, चाहे वो दुनिया की जो भी चीजें हैं, उनका सबसे ज्यादा अर्ली मैच्योर एज में जब चीजें हो जाती हैं तब दिक्कतें आती हैं। इफ यू आर मैच्योर एनफ, यू कैन अंडरस्टैंड, ये करने से मुझे ये दिक्कत होगी, ये करने से मुझे ये दिक्कत होगी, तो हम उन चीजों को नहीं करते हैं। बट वंस वी आर बिकम द विक्टिम इन द अर्ली एज, तो उसमें क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आई हैव सीन मैनी यूथ सेइंग कि सर हमें बचा लो, हम नहीं पीना चाहते, बट उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। एंड लेट मी टेल यू कि जितना भी ड्रग डिपेंडेंसी बिहेवियर में बहुत कम ज्यादा हम रिकवरी कर पाते। मेजॉरिटी क्लाइंट्स को हम दोबारा से मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकते, लेकिन हैबिट ही ऐसी है कि 2-4-3 साल में फिर वो दे विल अगेन रीगेन द सेम लेवल ऑफ ड्रग इनटेक। सोसाइटी में जाना ही पड़ेगा फाइनली, ऑल द टाइम यू कैन नॉट कीप देम इनटू द drug de-addiction centers. Finally they have to face the challenges of life. जैसे ही वो चैलेंज आते हैं, again they can't bear with them and they finally indulge in that habit. तो इसलिए बहुत ज़्यादा worst prognosis है किसी भी ड्रग बिहेवियर में अगर कोई यूथ चला जाता है उसको दोबारा से लाने का। बट अगेन ऐसे ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा। बहुत बड़ी अपनी हरियाणा स्टेट नार्कोटिक कंट्रोल सोसाइटी एक नंबर भी उन्होंने शेयर कर रखा है। दोनों तरीके से यू कैन टेक द हेल्प। वेदर आपकी फैमिली में कोई लगता है जो ड्रग डिपेंडेंस है उसको वहां एडमिट करा सकते हैं। अगर आपको लग गया कि ऑब्जर्व इन द सोसाइटी, तो आप ड्रग पेडलिंग की इंफॉर्मेशन आप उस सोसाइटी नंबर पे दे सकते हैं। एंड योर इंफॉर्मेशन एंड योर ऑल द जो आपने शेयर किया नंबर वगैरह दैट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। एंड साल में एक बार हमारी नार्कोटिक कंट्रोल सोसाइटी है वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, उनमें उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है जो लोग ऐसा करते हैं। सर ने, डॉक्टर संजय ने बड़े अच्छे तरीके से हम सबको स्ट्रेस के बारे में, पॉजिटिव स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, और उसमें शादी का भी जिक्र आया कि शादी पॉजिटिव स्ट्रेस है। आई थिंक सो सर, यही था ना? लेकिन पीछे से मैडम बैठे हैं, बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ से आता है। वो बार बार कह रहे हैं कि भूख लगी है, ब्रेक होना चाहिए। कई बार मैसेज आ चुके हैं मेरे पास। बिल्कुल सही बात है सर, शादी जो है वो वाकई में पॉजिटिव स्ट्रेस ही है। हमेशा
पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं। और जिस तरीके से आपने पेरेंटिंग के बारे में बताया सर, पेरेंटिंग वाकई में आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि तो वो लोग क्या, वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, साइकोटिक फिनोमिनन कहते हैं, साइकोटिक फिनोमिनन, जिसमें उनका रियलिटी टेस्टिंग नहीं रहता है, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, उन्हें अपनी बीमारी का नहीं पता होता, इनसाइट अबाउट द कंडीशन, जो उनकी प्रॉब्लम है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। अगर हॉस्पिटलाइज कराया जाता है तो उन्हें लगता है कि घर वाले हम मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इसलिए मुझे डंप कर दिया है और पीछे से मेरी सारी प्रॉपर्टी करा लेंगे अपने घर। इस तरीके की विचार आने लगते हैं, पैरानॉइड आइडिएशन हो जाती है, हर किसी पे शक करना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा कम, जिसका आउटकम पॉजिटिव है, जिसको हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दे विल बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन। पर ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं मेडिसिन पे, ड्रग्स समय से लेते हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है हमारा साइकोथेरेपी, जो हम साइकोलॉजी वाले काउंसलर्स हैं वो देते हैं, टॉकिंग क्योर कहते हैं। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है मेरे दिमाग में जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा मुझे, तो उस समाधान को हम साइकोथेरेपी के द्वारा ऐसे रिबटल्स, ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे कि हम पॉजिटिव सोच करते हैं। जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं है शारीरिक रूप से, उस इंसान को कोई दिक्कत नहीं होता है। सेरोटोनिन आपने सुना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है जो हमारी मूड रेगुलेशन को मॉनिटर करता है। सेरोटोनिन का लेवल में दिक्कत आता है तो हमारी मूड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे डोपामिन लेवल है, जो डोपामिन सुना होगा आप लोगों ने। डोपामिन क्या होता है, कैसा हार्मोन है? हाँ, फील गुड हार्मोन, ठीक है। इनकी कमी हो जाती है, कुछ डिसरेगुलेशन, ऐसे केमिकल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से हमें अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं। तो इस केमिकल बैलेंस को SSRI वगैरह से, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो भी ड्रग्स मेडिसिन है, उनसे करेक्ट किया जाता है। और डिप्रेशन के केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर कोई इंसान अगर दवा पे है, दवा ले रहा है, तो पता भी नहीं लगता कि ही इज ऑन मेडिकेशंस, आराम से अपना जीवन जीता है, अपना फॉलोअप पे आता है। और सबसे जरूरी अच्छी बात यह है डिप्रेशन में कि व्यक्ति है ना, चाहता है इलाज कराना, अपनी समस्या का पता है, बताता है अपनी समस्या, मुझे ऐसे विचार आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ठीक से फॉलोअप करते हैं, ठीक से ड्रग कंप्लायंस फॉलो करते हैं, डिप्रेशन कैन बी ट्रीटेड फुली, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। अच्छा महसूस करते हैं आप, मन करता है जाने का। किसी दिन छुट्टी के दिन आने का मन होता है? प्रोफेशनल लाइफ से अगर प्यार नहीं होगा, मैं इस बात को जस्टिफाई करके बताता हूँ आपको। किसी ने पूछा अमिताभ बच्चन से कि अगर आपको पता लगे कि आपकी जिंदगी के ये आखिरी 2 घंटे हैं, आप क्या करना चाहोगे, क्या करना चाहेंगे? कोई रिप्लाई कर, टाइम कह रहे हैं कि कॉलेज में ही आ जाएंगे, तो बड़ा अच्छा आंसर है। इट मींस यू लव योर वर्क, यू लव योर वर्क प्लेस। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं फिल्म शूटिंग पे होना चाहिए उस टाइम। तो द पीपल जो बनते हैं एक्सीलेंट पीपल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, अपने एरिया में, वो लोग है ना अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं। तो अब ये प्यार जबरदस्ती करना है अपने प्रोफेशन से या अपने काम से, तो तभी आप एक्सीलेंट हो सकते हैं, तभी आप मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। क्योंकि देखो, धक्का, प्रेशर, मैनिपुलेशन कुछ समय तक चल सकता है। एग्री करते हैं ना आप लोग? क्योंकि मुझे लग रहा है यार बस निभाना ही है, तो वो नहीं होता अच्छा। कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग वर्क प्लेस माहौल रहता है। कितने दिन कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे अपने बॉस से, अपने कलीग से? अगर रहते हैं ना तो रिजॉल्व करो सारे इश्यूज को एंड स्टार्ट लविंग योर इन्वायरमेंट, लव योर वर्क, नेचर जैसा मिला है। सुबह बात कर रहे थे हम एक्सेप्टेंस की। अगर ये नहीं होगा तो फिर कहानी खराब रहेगी। क्रीपिंग करते रहेंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, ये हो गया, वैसा हो गया, उनको ज्यादा वेटेज मिलता है, उसकी लीव अप्रूव हो जाती, मेरी नहीं होती। ओके, दिस विल हैपन। उसके अलावा दूसरा है नो योर एप्टीट्यूड।
बड़े बड़े लोग एक प्रोफेशन में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है आजकल। पहले तो ये था कि ये बन जाऊं। एक छोटी सी वो अटेंड करने को मिली मुझे IAS ऑफिसर की वर्कशॉप थी, तो उसमें सबसे पूछा गया कि आप क्या पसंद करते हैं, तो सबने कहा जी हम तो कुछ नहीं पसंद करते। IAS की बात कर रहा हूँ, ड्रीम जॉब है। हम तो सोचते हैं अगले जन्म में भी पता नहीं किस जन्म में बनेंगे, ये तो सोच भी नहीं सकते। ड्रीम लाइक स्टेट है हमारे लिए। लेकिन जिन लोगों ने ना दे वर इन्वॉल्व इन देयर 18 आवर्स दे वर गिविंग टू देयर प्रोफेशन, मतलब करियर को 18 घंटे देते थे, आज वो कहते हैं वेयर इज माय पर्सनल लाइफ। है ना सर, समझने की बात। दिक्कत कब आती है, जब आप इतना डेस्परेट थे, इतना प्यार किया आपने, आपको मिला वो प्रोफेशन, जब आप उसका एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब उसको जीने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि मजा नहीं, आज जैसा सोचा था वैसा है ही नहीं कुछ। तो कैसे बात बनेगी? फिर क्या चाहिए? और जैसे मैंने यार रहमान वाला कहा, उसमें मेन है कि आप जो भी आपने चूज किया है, इसका मतलब क्या था? अगर वो खुश नहीं है उस जीवन से, उस करियर से, उस नेचर ऑफ जॉब से, तो कहाँ गड़बड़ी हुई? एक है ना प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफाइलिंग होती है, सुना होगी कभी आप लोगों ने, करियर प्रोफाइलिंग भी कहते हैं कि मेरे जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और मेरी जो किस प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा, इसकी एक प्रोफाइलिंग होती है। तो जो लोग बाद में ग्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब उनकी करियर प्रोफाइलिंग एप्टीट्यूड टेस्टिंग नहीं, या उनकी गलत हुई, गलत प्रोफेशन में आए। हमें इंटरेस्ट था, वी वर फैसिनेटेड सम प्रोफेशन, उनसे फैसिनेट हुए, इसलिए हमने उसको चुन लिया, या आपने उसको वो किया, परस्यू किया, और आपने मेहनत भी की, एंड फाइनली वो आपने जीत भी लिया। लेकिन आप खुश नहीं हैं अभी उन चीजों से। अब आपको लगता है मेरी पर्सनल लाइफ का कोई आ जाए, सर कोई लीडर आ जाए, वहां ड्यूटी लग जाती है, एक इवेंट होना, तो प्रेसिडेंट आएगा और पूरा एक महीना खराब हो गया। यू माइट हैव सीन द अरेंजमेंट, CM आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। प्रेसिडेंट का तो बहुत ही भयंकर प्रोटोकॉल होता है, हमारे यहाँ आए थे लास्ट ईयर तो हमने देखा है सर। इसीलिए वो सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं है इसका मतलब हमें वही प्रोफेशन पहचानना है जिसमें हम अंदर से बने हैं, जिसके लिए वो ठीक होंगे इनसे। लेकिन सर कभी ये सर्च कभी पूरी नहीं होगी। जहां रह रहे हो ना वो बेस्ट है, उनसे अच्छे इंसान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप मेरे से आप एफिडेविट ले लेना। सो इसीलिए ये कुछ नहीं है, दिस इज ए माइंडसेट व्हिच वी हैव टू इनकलकेट कि भाई ये होगा तो ये वो सारे बेस्ट है। अगर आप मेरे बातों से डिफर कर रहे हो तो आई विल विथड्रॉ माय वर्ड्स। हेल्थ पे काम करते हैं, उतना मेंटल हेल्थ पे भी काम करिए। बड़ा आसान है, कुछ फलसफे हैं जीवन के, थोड़ा सा छोटी छोटी बातों से सुलझ जाते हैं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, वी आर नॉट सेलिब्रिटीज। इतनी बड़ी ईगो लेके घूम रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स है, कभी हो सके तो अब्दुल कलाम आजाद की वो एक बायोग्राफी है, उसको जरूर पढ़ना आपको, हर किसी को पढ़नी चाहिए। मतलब कैसे फेलियर को देखते हैं जीवन में लोग, ये सीखने की जरूरत है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, अगर मैं सफल होता ना, किसी समय की बात की उन्होंने जीवन में, अगर मैं सफल होता तो एक छोटा मोटा नेवी ऑफिसर होता या क्या होता, लेकिन अगर मैं असफल हुआ ना तो मैं देश का प्रेसिडेंट बना। क्या पूरी स्टेटमेंट समझ आई आपको? असफल हुआ, असफल का मतलब था अगर वो रिक्रूट हो जाते ना तो क्या पता वो ट्राई करते क्या नहीं करते। किसी नेवी में या कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राई किया था, ही वाज ड्रॉप आउट दैट रिक्रूटमेंट, और फेलियर ने उसको उनको प्रेसिडेंट बनाया। तो बेसिकली हमें ये लगता है कि ये जो हम जो चाह रहे हैं ना दुनिया वैसे ही चल रही है, ऐसे नहीं होता। देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर आर मेनी वाइब्स, देयर आर मेनी इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट काम करते हैं, तब जाके चीजें हो रही है। फिजिक्स ने प्रूव भी किया है, इसीलिए दुआएं भी लेनी चाहिए, बददुआएं नहीं लेनी चाहिए।
डोंट कंपेयर योरसेल्फ, इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल। हाँ यस, इस पे एक दो बातें जरूर कहनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में आप देखते हैं ना, बॉस को एक सर्टेन फ्रेम में देखते हैं, कलीग को एक सर्टेन फ्रेम में देखते हैं। आपको लगता है ना कि जितना काम मैं करता हूँ उतना काम मेरे साथी को भी करना चाहिए। बराबर सैलरी लेता है, ये बराबर सैलरी देती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या ये तोल मोल किया जा सकता है? साइकोलॉजी कहते हैं पर्सनैलिटी है ना, वो यूनिक कॉम्बिनेशन है। आप अलग सोचते हैं, मैं कैसा सोच, दो वी आर एट द सेम लेवल। तो जब इंसान सारे अलग हैं तो एक जैसा बिहेव कैसे करेंगे वो? तो जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस आएगी ना, तब समझ में आता है। मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन बोलता हूं, लोग कहते हैं बी प्रोफेशनल, बी प्रैक्टिकल। इंसान है यार, हम कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं? कंप्लीटली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट कैन नॉट बी fully practical and fully professional, where there is a human resource। human resource है, practical कैसे होंगे? human resource है, मैं कह रहा हूँ 100% प्रोफेशनलिज्म नहीं हो सकता है। आपको अपने बॉस के कुछ कमियां हैं, उनको देना पड़ेगा कंसिडरेशन। आपके बॉस को आपकी कुछ कमियां हैं, उनको कंसिडरेशन देना पड़ेगा। अगर ये कंसिडरेशन नहीं देते तो दिक्कतें आती। मेरी बात समझ गए? बट आई वांट टू कन्वे। नेक्स्ट वाला इज इंडिविजुअलिटी, भी उसी का पार्ट। नेक्स्ट प्लीज। और आप ये कहते हैं सर मैं ये काम इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे घर पे ये है, मेरे घर पे ये असाइनमेंट है, मैंने पहले वाला काम ही मेरा पेंडिंग पड़ा है। मतलब यू शुड कन्वे योर मैसेज, योर पर्सपेक्टिव इन ए बेटर मैनर। देखो लोगों को छुट्टियां भी मिलती हैं, लोगों को सारी चीजें मिलती हैं, बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसका मतलब कि आपको अपनी बातें कहने का तरीका आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर कहानी में दिक्कतें आएंगी। हस्बैंड वाइफ में यही सबसे मेन कहानी होती है। इन दोनों में 100 एग्रीमेंट्स हुए, एक दूसरी चीज पे डिफरेंसेस हो गया ना, वो कहता है तुम ऐसी है, वो कहती है तू ऐसा ही था। मतलब 100 times they were on a same platform, but next time they are in a very different perspective। तो उसको कलर होता है, सारा पास्ट हिस्ट्री भी खत्म हो जाता है उससे, जो इनमें पॉजिटिव वाइब्स की जो चीजें शेयर की थी उन्होंने। तो उस चीज को तरीका आपको लर्न करना है, वर्क प्लेस पे सबसे ज्यादा जरूरी है। ये दिखा दूं, वो दिखा दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। प्लीज आप मैंने कभी ओरिजिनल रह के देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। एक ही स्टेटमेंट है, जैसे है ना वैसे ही दिखना, वैसे ही प्रेजेंट होना, वैसे ही दूसरे के सामने रहना, कोई प्रेशर नहीं आएगा। जब आर्टिफिशियलिटी आती है तब दिक्कतें आती हैं सारी। उसके बाद है एक जो हमने छोड़ दिया है, अभी सर बात हो रही थी वहां पर, ओल्ट्रिज्म करना छोड़ दिया हम लोगों ने, परोपकारिता है। आपने कभी सुना होगा, हमारे जो कुछ लिटरेचर है उनमें लिखा गया है कि धन की कितनी गति होती है? कोई सीनियर आदमी है बताएं। 3 गति होती है। सबसे पहली सर भोगे, तीसरा नाश है। तो आप सोचो, दान को सबसे प्रायोरिटी पे रखा गया है, लेकिन हम कितनी बार दान करते हैं? एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, दान करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, और दान करने से वही डोपामिन रिलीज होता है जो हम जब खुश होते हैं ना तब रिलीज होता है। सबसे पुराने टाइम में कुछ लोगों ने कहा कि दान करो, जितना ऑक्सीटोसिन होगा, जितना डोपामिन होगा, उतना अच्छा लगेगा, उतना मजा आएगा। और ये मजा दान करके मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ टू एड ऑन डोनेशन या कुछ चैरिटी करना, अपने पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में एड ऑन करना चाहिए। पर हम कितना करते हैं सर? हम ही करते हैं ना। या अपनी मदद है, अपना हाथ दूसरे की मदद के लिए कितना बढ़ाते हैं? बढ़ाना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। एंड इनडायरेक्टली यू विल गेट समथिंग, कुछ और चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि आप यू फील सिक्योर इन योर लाइफ। मुझे क्वेश्चन भी लेने सकते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ का पर्सपेक्टिव है। एक थका हारा हस्बैंड आता है अपने ऑफिस से, जैसे अपने घर में एंटर करता है, वो देखता है कि जो उसका अपना गेस्ट रूम एरिया होता है, उसमें कुशन, उसके जो सोफे वगैरह सारे ऐसे, उसका कवर ऐसे ही पड़ा है।
अव्यवस्थित, वो थोड़ा आगे जाता है, जब वहाँ देखता है डाइनिंग एरिया पूरा मैसअप हो रखा है, ठीक है। जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाता है, बेडरूम देखता है, सारा ऐसे ही मिलता है। ऐसे ही पार करके पीछे लॉन में चला जाता है। वो अपनी वहां देख के अपनी पत्नी को देखता है, पत्नी लॉन में आराम से सो रही, ऊपर न्यूज़पेपर रखा हुआ है। इस आदमी को बड़ा अजीब लगता है, उसे लगा कि पता नहीं आज क्या हुआ। तो जैसे और न्यूज़पेपर हटाता है और मैडम की आंखें खुलती हैं, कहता है कि आज क्या हुआ, आज आपने क्या किया? तो लेडी कहती है, आज मैंने कुछ नहीं किया। समझने की बात है। तो लेडी कहती है, आज मैंने कुछ नहीं किया। जो आप डेली कहते हो ना कि तुम कुछ नहीं करते हो, आज मैंने कुछ नहीं किया। क्या अंडरस्टैंड किया हमने ये अंडरस्टैंड किया, जो घर जैसा वो दिखता था ना, सारी चीजें व्यवस्थित, सारे बच्चों का, सारे उनके बैग्स, उनकी किताबें, उनका सोफा, डाइनिंग, सारा अपने आप हो जाता है। इसको अपने आप नहीं होता सर, इसके लिए 24/7 मीन्स एक पार्ट है, काउंटर पार्ट है आपका, वो काम करता है, तब ये ऐसा होता है। एंड ये चीजें तो केवल जस्ट शी वांटेड टू शो हिम, उसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो वो करते हैं। ऐसे ही दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। सारी पत्नियां कहती है तुम करते क्या हो, चाय पी के आना है। ऑफिस जाते हैं हम लोग या जो भी जाता है, कहते चाय पी के आते हो, 3-4 काम तो कोई है ही नहीं। इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटल पेन। वन काउंटर पार्ट इज टेकिंग, और दूसरा पार्ट उस इधर से देखेंगे 6 दिखाई देगा, उधर से देखेंगे 9 दिखाई देगा, लेकिन दोनों पार्टियां अपना 100% कंट्रीब्यूशन देती हैं। लेकिन ये हमें हमारा वाला दिखता है, दूसरे को दूसरे वाला दिखता है। देखिए, जो हरियाणवी रागनी है, पंडित दादा लक्ष्मीचंद से लेके आज तक के जो गायक हैं, और जो भी हमारे हरियाणवी सांग हैं, लोक साहित्य है, वो सारा का सारा हरियाणवी परिवेश से मिलके बना है, जिसमें कि भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण बोली, एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो कि एक बात, एक दिमाग की बात, एक दिल की बात, समस्या की बात, खुशी की बात एक से दूसरे तक पहुंचाने में बहुत ही मददगार होती है। अगर हम हरियाणवी को अंग्रेजी में बताना शुरू करेंगे तो कम्युनिकेशन का गैप हो जाएगा। इसलिए हरियाणवी में ही वो बात कही जाए, गीतों के माध्यम से कही जाए, संगीत के माध्यम से कही जाए, तो बहुत सारी जीवन की समस्याओं का वहां से समाधान मिल रहा है। अगर बात करें आप मेंटल हेल्थ में, मतलब हरियाणवी कल्चर का जो पिछला कल्चर था, गन कल्चर आया या स्टेल कल्चर आया, बड़ा बदलाव निश्चित तौर से दादा लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, बाजे भगत, फौजी मेर सिंह, इन्होंने जीवन को गाया है, जीवन के बारे में बताया है, अच्छे बारे में, बुरे के बारे में, अच्छाई और बुराई को अलग करके इन्होंने सारे सांग से लेके, रागनी से लेके जीवन को बताने का काम किया है। और जो हमारा आज का कल्चर जो नशे की तरफ जा रहा है, उसको लेके एक नई टीआरपी क्रिएट करके पैसे कमाने का जो कल्चर आया है, या गन कल्चर आया है, कि गाड़ियों का आया है, कि मेरे पास बोलेरो गाने में आता है, कि पंजाबी गानों में भी है, या हरियाणवी में भी आ गया धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं हमारे युवा को और आम जन को एक वायलेंस की तरफ, एक नशे की तरफ, एक हिंसा की तरफ, प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही असहज और अस्वस्थ चीज है। मेंटल हेल्थ के लिए अगर ज्यादातर जो बातें हुई है, ये कहा गया है पेरेंट्स और टीचर्स को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, बजाय बच्चों की। बच्चा तो उस समझने के दौर में है, उनसे बड़े जो अनुभवी हैं, जो जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं कि बुरे कार्य का नतीजा क्या निकलने वाला है, तो वो तो टीचर या पेरेंट्स ही बता पाएंगे। बच्चे के साथ धैर्य रख के, धीरज रख के वो काम करेंगे उसके साथ, तो मानसिक स्वास्थ्य केवल डांटने से या उसको सजा देने से नहीं ठीक होगा, उसको बार बार अच्छे के बारे में बताया जाए, बुरे के बारे में बताया जाए और नतीजे के बारे में बताया जाए, तब जाके मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होगा और मजबूत होगा। इस तरह के लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पेरेंट्स या टीचर पकड़ सकते हैं, बच्चे में ये कमियां शुरू हो गई। जो आपस का संवाद है माता पिता और बच्चे के बीच में, पहला है अकेला रहना शुरू करेगा, बात का जवाब नहीं देगा, चिड़चिड़ा होगा, ये कुछ लक्षण है, पढ़ाई में पिछड़ जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं जो शुरुआती दौर से माता पिता उस चीज को पहचान सकते हैं, टीचर भी पहचान सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं।
गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।